दोस्तों, बिहार में पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। लगभग 65% वोटिंग हुई है। इस बार की वोटिंग पिछली बार से कई गुना ज्यादा हुई है। क्या कहता है ये वोटिंग प्रतिशत? किधर जा रहा है बिहार? पहला चरण कौन जीतता हुआ दिख रहा है? किसने बाजी मारी है? हमारे न्यूज रूम में तमाम पत्रकार जो बिहार की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी खबरों तक लगातार नजर बनाए हुए हैं, सुबह से एक सीट की रिपोर्टिंग ले रहे हैं। वो तमाम पत्रकार क्या सोचते हैं, वो तमाम न्यूज रूम का हमारा एनालिसिस क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ और पॉइंट्स है और क्या कुछ बिहार में बदल जाएगा, सबसे बात करेंगे। शुरुआत भरत जी से करेंगे। भरत जी, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है ओवरऑल, जल्दी से बता दीजिए। देखिए प्रज्ञा जी, वोट टर्नआउट बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा है और 8% वोट बढ़ चुका है पिछली बार की तुलना में इस बार। और जिस भी राज्य में वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा होता है, बढ़ता है, वहाँ ये आदिकाल का सत्य है कि वहाँ पर जो सरकार है, जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए जनता वोट करती है। ऐसा माना जाता है कि जनता घर से निकल रही है और दबा कर वोट कर रही है। वो कुछ परिवर्तन लेकर के आना चाहती है। एक बात और कहूँगा प्रज्ञा जी, ये वोट प्रतिशत और बढ़ेगा। कल जब आप अखबार सवेरे का पढ़ेंगी तब ये वोट प्रतिशत आपका लगभग 57% के आसपास, 67% के आसपास जाएगा। लगभग 10% वोट बढ़ेगा। ये 10% वोट बिहार की सत्ता को परिवर्तित कर देने के लिए काफी है, क्योंकि पिछली बार 57% वोटिंग हुई थी और दोनों, मैं इससे पहले भी मैंने कहा और फिर कह रहा हूं, पिछली बार 26% वोट दोनों गठबंधनों के आए थे। एनडीए और इंडिया दोनों के 26% के आसपास का 36% वोट आए थे। तो इस बार खेल सिर्फ ये था कि 4% वोट इधर से उधर हो जाए, खेला हो जाएगा। लेकिन जनता ने ऐसा करके दिखा दिया है पहले ही चरण के चुनाव में कि 10% वोट ही बढ़ा दिए। अब जब 10% वोट ही बढ़ा दिए हैं तो ये वोट किसके पक्ष में जाएंगे? अगर इंडिया के पक्ष में जाए तो क्लियर कट सरकार तय है, और अगर ये एनडीए की तरफ जा रहे हैं तो भी क्लियर कट सरकार तय है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। एक चीज और प्रज्ञा जी कहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की हालत ग्राउंड पर दिखाई दी है, उसको देखकर यह लगता है कि बिहार के भीतर बिहार की जनता बिहार की सरकार से खुश नहीं है, वो बदलाव चाहती है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि आज के दिन जनता ने बदलाव तय किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में है, इसलिए ये कम चांसेस हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये बढ़ा हुआ वोट जाए। इंडिया की तरफ आता हुआ ये वोट दिखलाई दे रहा है। चंद्रकांत जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप तमाम खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है ये आज का पहला चरण किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सुबह तक जो हम तस्वीरें देख रहे थे वो तस्वीरें बड़ी शांत थी। चुनाव ऐसा लग रहा था कि वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। लेकिन जैसे जैसे करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वोटर्स का एक हुजूम और अचानक जो मत प्रतिशत है वो 13% से 27% का जंप ले लेता है, तो ये बात साफ समझ में आती है। जैसे भरत जी से भी हमारी चर्चा हो रही थी कि वो बिहार गए भी थे, आप भी बिहार गई थी, कि बिहार का वोटर 10 बजे के बाद एक मुश्त निकला है, झूम कर निकला है और उसने वोट डाला है। और सबसे बड़ी बात, जो नाराजगी जनता की है वो देखने को मिल गई है तमाम बूथों पर। चाहे वैशाली की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, दरभंगा की बात करें, तमाम सीटों पर ये नाराजगी दिखी है। और वो नाराजगी आपने ये भी देखी कि लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर भी देखने को मिली। यानी गुस्सा जनता में है। और जिसका इशारा भरत जी ने किया, वोट प्रतिशत का इशारा किया, वो भी मैं मानता हूं कि फैक्ट है। एक और जो बात मुझे लगी है कि जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने शायद पहले चरण की वोटिंग वाले दिन ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप विजय सिन्हा ने लगाए हैं शासन और प्रशासन पर। और उससे भी बड़ी बात मुझे जो नज़र आती है वहाँ पर ये कि नीतीश कुमार भले ही कुछ करें ना करें, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर एक नहीं थे। एलजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता ग्राउंड पर एक नहीं थे। इसका नुकसान एनडीए को ज़रूर उठाना पड़ेगा। और आज का जो टेम्पो बना है ये दूसरे चरण पर भी असर डालेगा। ओके, अच्छा महिमा अवंतिका, आप लोग भी लगातार नजर बनाई हुई थी। आज बिहार में बहुत कुछ हुआ है, उठा पटक सुबह से ही चालू हो गई थी। कहीं पर वोटिंग करने नहीं दिया जा रहा था, कहीं पर स्लो वोटिंग हो रही थी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि जहां जहां हमारी सीटें हैं, हमारी मजबूत सीटें हैं, वहां वहां वोट प्रभावित किए जा रहे हैं। आपने और कुछ क्या निकाला, क्या कुछ खास रहा, ये आपका अनुभव क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ, लालगंज का मैं जिक्र करती हूँ। मैंने खबर की है इस पर, शिवानी शुक्ला है, वहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है, वो बता रही हैं कि ईवीएम की अदला बदली की जा रही थी। बूथ पर वो पहुंची थी, जगह जगह पर जब जाते हैं प्रत्याशी देखने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं, वो भी पहुंचती है तो वहाँ पर एक जो वहाँ पर शायद वो बूथ के ऑफिसर थे या क्या थे, उनका ठीक से समझ में नहीं आया कि आखिर वो थे क्या, लेकिन वो ईवीएम उठाकर बाहर ले जा रहे थे बदलने के लिए, ये बात उन्होंने कहा है। जब वहाँ पर शिवानी शुक्ला पहुँच
जाती है, उनके समर्थक उन्हें रोक लेते हैं कि भाई आप ईवीएम क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं जो वोट डाल रहे हैं उनका कहना है कि सारी चीज़ें ठीक है, सारे बटन काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है, तो आप ईवीएम क्यों बदल रहे हो। बदलने की स्थिति तभी आती है जब कुछ गड़बड़ी आती है तो। लेकिन जो वोटर डालने वाले हैं वो सब कह रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक है। इसके बाद वो तुरंत वहाँ पर जो मेन ऑफिसर है उस बूथ की, उनको फ़ोन करती हैं, तो वो कहती कि हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, जब मैं पता करूंगी तभी वहाँ पे चेंज हो सकता है, इससे पहले चेंज नहीं हो सकता है। वो जाकर खुद ही फिर करती हैं, कहती है कि ये सब चीज़ें अब नहीं बदलेगी, जहाँ से आपने उठाया वहाँ पर जाकर आप रखिए। ये वीडियो सामने आता है। दूसरी तरफ एक और वीडियो निकलता है जहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जनता पोलिंग बूथ से भगा देती है। ये वीडियो सामने आता है जिसमें वो कहती हैं, नारे लगाती है, वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे लगते हैं बीजेपी के प्रत्याशी के सामने लगते हैं। और यही सारी जो खबरें हैं ये एक के बाद एक सुबह से ही हमें देखने को मिल रही है। सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, जैसे कि चंद्रकांत सर ने भी जिक्र किया है लखीसराय का, वहाँ पर विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी गाड़ी पर गोबर फेंक दिया जाता है, उनके सामने नारे लगाए जाते हैं और फिर वो ऐसे भौंकला जाते हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। मौजूदा सरकार में वो है, लेकिन फिर भी हमने देखा उसके बाद वो जो उनके सामने प्रत्याशी खड़े हैं अजय सिंह आरजेडी की तरफ से एमएलसी भी है, उनके साथ वो सीधे झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दारू पीकर आए हो तो आपकी सरकार में दारू बिक कैसे रही है, पहले आप ये बताइए, ये भी सवाल है। तो इस तरीके के सवाल ये सारी चीज़ें जनता देख रही है और इसी वजह से हमें इतना बड़ा वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। 25 साल पहले हमने देखा था कि 60% से ज़्यादा वोट पड़े थे, 62% के आसपास जब 2000 में वोटिंग हुई थी तब पड़े थे, और तब से लेकर अब देख रहे हैं कि 65% तक गया है और उससे बहुत ज़्यादा है। आने वाले वक्त में जब कल सुबह खबर आएगी तो उससे ज़्यादा ही निकलेगा। तो ये सब दिखा रहा है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। जी अवंतिका, क्या कुछ खास रहा और क्या देख रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है वो पिछली बार से बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल प्रज्ञा जी, यहाँ पर एक और जो पैटर्न हमें सुबह से देखने को मिल रहा है, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर महागठबंधन मजबूत है या फिर उनके कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन बात ये थी कि वहाँ पर या तो वोटर्स जा रहे हैं वोट डालने जो गरीब हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, जिनकी बहुत अच्छी हालत नहीं है, वो जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके वोट जो है डाले जा चुके हैं। ऐसे सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी निकली हैं। और दूसरी तरफ एक हमारे पास दानापुर से वीडियो सामने आया था जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि वो आरजेडी के समर्थक हैं, और ये बात जब प्रशासन जान गया तो प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक दिया, क्योंकि नाव पार करके, नाव से उन्हें जाना था नदी पार करके, तो उन्हें पहले ही रोक दिया गया। इसको लेकर खूब वहां पर बवाल भी मचा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि युवा होने के नाते हम चुनाव को उस नजरिए से भी देख रहे हैं, राहुल गांधी ने एक दिन पहले जो वोट चोरी का खुलासा किया उसका असर भी इस चुनाव में खूब ज्यादा पड़ा है। और ये वोट चोरी सिर्फ युवाओं तक नहीं है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो शायद उतने एजुकेटेड नहीं होंगे, उन्हें उतनी शिक्षा नहीं मिली होगी, लेकिन उन तक वोट चोरी की बात पहुंच चुकी है, वो ये समझ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बिहार की जनता पर हो रहा है। और हम जैसे आपका अनुमान क्या रहा है, वो वोट चोरी का जो मुद्दा था, जो खुलासा राहुल गांधी ने किया, उसका असर आज के पहले चरण के चुनाव में पड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ा है। और ऐसा सिर्फ एक नहीं, 18 जिलों में आज चुनाव है, हुआ था आज चुनाव, 121 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा युवाओं में तो ये असर है ही। इसके अलावा जो ग्रामीण जनता है, जो बुजुर्ग जनता है, उन तक वोट चोरी का ये मुद्दा पहुंच चुका है। और इस बार के चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा भी हावी रहा है। तभी हमने देखा कई सीटों पर जो भाजपा के या फिर एनडीए के कैंडिडेट्स हैं, जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी तो की ही जाती है, साथ ही साथ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए जाते हैं। जी तो गौरी भी हमारे साथ है। हालांकि भरत जी अभी भी नजरें रखे हुए हैं कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। हर मिनट कुछ ना कुछ पलट रहा है गौरी बिहार में। बिल्कुल देखिए 8 बजे अलग बिल्कुल देखिए 8 बजे तक वोटिंग हुई है सिवान में हुआ था वोट बहिष्कार, और लोग वहां पर अड़े हुए थे कि भाई हमारे जब विधायक ने कुछ किया नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। बहुत मान मनोवल के बाद 8 बजे तक वोटिंग हुई है। लास्ट वोटिंग बिहार में सिवान में ही हुई है, और ना केवल लोगों को रोका गया है बल्कि वोट बहिष्कार की बहुत खबरें सामने आई। चाहे आप दानापुर ले लीजिए, चाहे आप गायघाट सीट ले लीजिए, चाहे आप सिवान ले लीजिए। सिवान में तो ये भी हो गया था कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक मुस्लिम महिला से बुर्खा वाली बात हुई थी कि आप अपना बुर्खा हटवाइए, उसके बाद चेकिंग करवाइए, तो इसको लेकर भी बवाल हुआ। और उसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगे। तो वोट बहिष्कार के इर्द वोट बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे कि आज कहीं शमशान घाट नहीं है, कहीं सड़क नहीं है। और अगर हम देखें लखीसराय में भी यही हुआ कि डिप्टी सीएम को क्यों इतना बहिष्कार झेलना पड़ा। भाई वहाँ पे रोड नहीं थी। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो जिसमें डिप्टी सीएम की गाड़ी जहाँ जा रही है, सोचिए डिप्टी सीएम की गाड़ी जा रही है, वो गड्ढे में रोड की हालत एकदम खस्ता है कि वहाँ आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता, इतना कीचड़ है वहाँ पर। तभी हुआ कि लोगों ने गोबर उठा के फेंका भाई, कि आप विरोध करने का उनका ये तरीका था कि जब सड़क नहीं है तो फिर आप क्या करने आए। और उसके बाद विजय सिन्हा की बौखलाहट ये थी कि जो अजय कुमार सिंह थे प्रत्याशी लखीसराय वाले राजद के, उनसे
उनकी बहस हो गई। अब वो वहाँ उनसे कह रहे हैं कि आप दारू पी के आ गए हैं, तो भैया वो कह रहे हैं कि हम महुआ पी के आए। मतलब सोचिए कि क्या बहस चल रही है। और डिप्टी सीएम की जो भाषा थी, मतलब एक डिप्टी सीएम ऐसी भाषा बोल रहा है कि दारू पी कर आए हैं, इनको हटा दो और मैं ऐसे गुंडों को देख लूंगा। तो ये तमाम चीज़ें सबसे बड़ी बात कि वहाँ की जनता मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी विजय सिन्हा के नाम के, और विजय सिन्हा में ऐसा अभिमान और दम्भ दिखाई दे रहा था कि वो अपनी गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर ये कहते नजर आए कि विजय सिन्हा जिंदाबाद है। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि बिहार में बीजेपी बौखलाई हुई है। फिलहाल भरत जी और अपडेट्स पर नजर रखे हुए हैं। अभी आपको क्या लग रहा है भरत जी, आज का जो पहला चरण का चुनाव हुआ है, बम बम वोट हुआ है, जबरदस्त आक्रोश भी देखने को मिला है, आप कह रहे हैं परिवर्तन की लहर है, लेकिन दूसरे चरण में इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा और कितना पड़ेगा? देखिए प्रज्ञा जी, अब पहले चरण ने दूसरे चरण को आसान कर दिया है। पहले चरण में ये दिखलाई दे गया है, भले ही वोट अब आप इस बात को भूल जाइए कि ये वोट किधर गया, अब सब इस बात को भुनाएंगे कि जो वोट ज़्यादा पड़ा है वो हमारी तरफ पड़ा है। लेकिन पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत हुई है, किसी और छोटे मोटे विधायक के साथ इतनी चीज़ें होती तो समझ में आता तो चलो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम, जिनको खुद अमित शाह ने कहा है कि आपको बड़ा आदमी बनाएंगे, उनकी ऐसी हालत कि वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि गांव वाले मुझे गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, ऐसी हालत कि लोग गोबर फेंक फेंक कर मार रहे हैं, ऐसी हालत कि लोग चप्पल फेंक फेंक कर मार रहे हैं। ये दिखलाता है, क्लियर कट दिखलाता है कि गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लोग भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा हैं। क्यों कहीं पर यह निकल कर नहीं आया कि नीतीश कुमार को लोगों ने गोबर मारा हो? क्यों कहीं पर यह निकल कर नहीं आया कि पीके के लोगों ने गोबर मारा हो? कहीं क्यों ये निकल कर नहीं आया कि भाई तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को या दूसरे लोगों को लोगों ने गोबर मारा हो? क्यों निकल कर नहीं आया? कि इसलिए प्रज्ञा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को बहुत समय से बहुत कुछ है। अभी का पलायन रोकने के लिए नरेंद्र मोदी 2014 से कह रहे हैं, यहाँ फैक्ट्रियां लगाने के लिए 2015 से कह रहे हैं, यहाँ की सड़कें अमेरिका जैसी बना देने की बातें गडकरी 2014-15 से 16 से कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, हो क्या रहा है? हमेशा भारतीय जनता पार्टी लोगों को भविष्य के सपने दिखाती है, भविष्य में जीवित रखने के सपने दिखाती है कि अब हम शासन कर रहे हैं तो कहेंगे अगले और आगे और करेंगे। जब हम 2014 में थे तब भी यही कह रहे थे कि हम करेंगे, आए 19 में आए फिर भी हम करेंगे, फिर आए 24 में फिर भी हम करेंगे, अब बिहार में फिर भी कह रहे हैं फिर भी हम करेंगे। तो आदमी इतने समय में जान चुका है, पहचान चुका है, धीरे धीरे भीतर तक सब समझ चुका है। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये बिहार के लोगों का, बिहार का ओनली गुस्सा नहीं है, ये केंद्र का भी गुस्सा है कि आप सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इसीलिए किसी रीजनल पार्टी के लिए गुस्सा नहीं फूटा। नीतीश कुमार तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा फूटना चाहिए था कि नीतीश जी आपने कुछ नहीं किया, हम लोग आपके लोगों को वोट नहीं देंगे। ये गुस्सा ललन सिंह के खिलाफ भी फूटना चाहिए था। मोकामा में ललन सिंह के खिलाफ गुस्सा फूटता, नहीं फूटा, लोगों ने इस हद तक जाकर नहीं कहा कुछ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम को इस हद तक कहने का मतलब ही यही है कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बिहार में बड़ा भाई प्रोजेक्ट करने पर निकली हुई है। ये इस बात पर मोहर लगाती है कि लोग नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़ा भाई बने। लालटेन छाप या तीर छाप, इनमें से कोई आ जाए, लोग ये चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अकेली नीतीश कुमार को साइड लाइन करके या नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके यहाँ पर शासन करे। लोग ये कतई नहीं चाहते हैं, ये दिखलाई दे गया है। चलिए, अब आपने ये बात कही दी तो एक चर्चा ये जरूरी है, जल्दी जल्दी से अपना अनुभव, अपना अनुमान बताइएगा चंद्रकांत जी। आज के पहला चरण के तमाम सिनेरियो को देखने के बाद क्या लग रहा है, पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर पर कौन? आप सबसे मैं ये थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आज पहला और दूसरा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर खिसक गई है। और इस चरण में, पहले चरण में, और लड़ाई जो है जो आरजेडी और जेडीयू के बीच है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक मैसेज तो दे दिया, नीतीश कुमार ने कुछ किया हो या न किया हो, आज के चरण में उन्होंने लड़ाई को आरजेडी बनाम जेडीयू बना दिया। क्योंकि आपको कहीं भी ये नहीं दिखा कि नीतीश के प्रत्याशी दौड़ाए जा रहे हैं, कहीं आपको ये नहीं दिखा कि आरजेडी के प्रत्याशी दौड़ाए जा रहे हैं।
जो लड़ाई है, यानी ऐसा लग रहा है कि सब मिलकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कोशिश की जा रही है। गौरी, आपको क्या लग रहा है, पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर पर कौन आज के पहले चरण के बाद? देखिए, जिस हिसाब से बिहार में युवा वोट कर रहा है उस हिसाब से राजद पहले नंबर पर चल रही है, क्योंकि देखिए एक दो टक्कर देखी गई थी कि भाई युवा वोटर्स और महिला वोटर्स, इन दोनों को लेकर ही था कि किसकी बढ़त ज़्यादा होगी। लेकिन अब युवा वोटर्स के साथ महिला वोटर्स भी आगे बढ़ रही हैं। महिला वोटर्स का कहना है भाई हमारे लड़के को नौकरी मिलेगी, भाई सीधी सी बात है, नौकरी का मुद्दा है वहाँ पर बड़ा है। और इसके अलावा एक आरजेडी ने ट्वीट किया था अपने एक्स से, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कमल और हेलीकॉप्टर यानी चिराग पासवान और बीजेपी को लेकर वो इशारा कर रहे थे कि वहाँ पर तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। तो ये जो सिनेरियो है ये भी इस बिहार चुनाव में आज देखने को मिला है। बिल्कुल, और ये बहुत प्रभाव डालने वाला है दूसरे चरण पे भी। जी भरत जी, एक दूसरे एंगल से एक वीडियो आ गया है, एक खबर और आ गई है। यहाँ पर देखिए, या डिप्टी सीएम साहब की आप सड़क देखिए। अरे बाप रे, दिखाइए दिखाइए वीडियो दिखाइए। ये है डिप्टी सीएम के क्षेत्र की सड़क। ये है सड़क, ये है सड़क। आप एक और नए एंगल से लोगों ने वीडियो डाला है। भाई डिप्टी सीएम की गाड़ी इस सड़क में सौंध कर जा रही है, चाहला में होकर जा रही है, नाली और नर्दवे के पानी में होकर के जा रही है। लोग गुस्सा कर रहे हैं। क्या इन लोगों का गुस्सा वाजिब नहीं है जब ये कह रहे हैं कि ये तो आरजेडी के लोग हैं? आपने सड़क के नाम पर क्या दिया है भाई? आप तो डिप्टी सीएम है, आप तो को तो चमका कर रखना चाहिए। आप भी उसी नाली में मंझा रहे हैं, उसी नाली में बजबजाते हुए जा रहे हैं और सामने वाले को बता रहे हैं कि ये लोग जो है। तो आप डिप्टी सीएम है, जनता को आप मिलने वाले नहीं, आप तो जनता को समय नहीं देने वाले। यही तो समय है जब आप जमीन पर वोट मांगने के लिए आएंगे, तभी ना जनता आपसे हिसाब लेगी। एक चीज और, ये आरजेडी का एक ट्वीट आया है। ये लोग कह रहे हैं प्रशासन ने उप मुख्यमंत्री को झूठा साबित किया। प्रशासन मतलब पुलिस ने और डीएम ने। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हार के डर से बौखला गए हैं, आरजेडी पर भ्रामक आरोप लगा रहे हैं। वो अपनी ही सरकार पर आरोप लगाकर प्रशासन को भ्रष्ट बता रहे हैं। बिहार में बदलाव पर मोहर लग गई है। विजय सिन्हा ने पूरे देश के सामने नागरिकों को जान से मारने की धमकी दी, छाती पर बुलडोजर चढ़वाकर मार देने की धमकी दी। इस पर केस होना चाहिए। ये आरजेडी की तरफ से ये अभी ये आया है और प्रेस विज्ञप्ति आरजेडी ने जारी की है और मांग की है कि किस तरीके से ये लोग। देखिए, एक बात तो बहुत खुल करके हम सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए और माननी चाहिए। नरेंद्र मोदी मंच से कपोल कहानियां सुनाते हैं, लालू के जंगल राज की बात बताते हैं, लेकिन आज जो बिहार में हो रहा है, जो मोकामा में हुआ, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम भाजपा के नरेंद्र मोदी के साथी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वो ये बोल रहे हैं कि बुलडोजर चढ़ा देंगे, डिप्टी विजय सिन्हा जिंदाबाद। तो ये कौन सा, क्या ये जंगल राज नहीं है, क्या ये महंत राज है? खैर, अब बिहार के लोगों को सोचना है कि उनको क्या चुनना है। आज का पहला चरण हो गया, अब दूसरे चरण में ये सुनना है कि इस तरह के डिप्टी सीएम चाहिए या फिर रोटी रोजगार विकास की बात चाहिए। वे सब जनता के हाथ में है, जनता ही जाने। लेकिन आपको क्या लग रहा है, पहले नंबर दूसरे नंबर पे कौन है? देखिए, पहले नंबर दूसरे नंबर का क्या, जैसे चंद्रकांत सर ने कहा कि तीसरे नंबर का तो हम लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि जिस तरह से पहले जब आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया जाता है, कहा जाता है तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। काफ़ी दिनों से हम लोग भी जब पूरा हम लोग, क्योंकि आज का सिर्फ चुनाव कवर नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से करते आ रहे, देखते आ रहे कि भाई आखिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जब तेजस्वी यादव अपनी जब रैलियां करते हैं, पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें वो सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हैं। या तो बीजेपी पर नहीं साधते तो वो सीधे ये कहते हैं कि आपको कुछ मिला है अभी तक? डबल इंजन की सरकार है, आपको कुछ मिला है अभी तक? सिंगल इंजन की सरकार नहीं बोला। नीतीश कुमार पर उन्होंने कभी भी कोई निशाना नहीं साधा है, डबल इंजन पर बोला है। लोगों का गुस्सा भी ज्यादातर इसीलिए फूट रहा है क्योंकि भाई जब लगा था कि एनडीए के साथ आ चुके हैं, एनडीए मतलब पूरा नीतीश कुमार एक साथ आ चुके हैं, तो केंद्र में भी जो बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी और जो जेडीयू है वो साथ में है, तो जो रफ्तार है विकास की वो बहुत तेज होगी। लेकिन वो हुई नहीं, वो और धीरे होती चली गई। बीजेपी की तरफ से भी जो प्रत्याशी लगातार हमें दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी वजह से उन्हें बार बार ये चीज़ें देखने को मिली कि भाई उनका बहिष्कार होता गया। जहाँ जहाँ भी वो वोट मांगने गए, उन्हें सीधे कहा गया कि भाई आपको हम वोट नहीं देंगे। तो ये दिखाता है कि आखिर बीजेपी तो तीसरे नंबर पर है, पहले दूसरे की लड़ाई हम मान सकते हैं कि आखिर कौन हो। अवंतिका? बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि पहले चरण का जो मतदान है उसमें 18 जिलों में से आधे से ज़्यादा जिले तो इंडिया गठबंधन जो है वो जीत रहा है, महागठबंधन जीत रहा है। और दूसरे चरण में प्रभाव पड़ेगा पहले चरण का, क्योंकि जो भाजपा के नेता अभी नंबर 1 पर किसे देख रहे हैं? अभी नंबर 1 में टफ फाइट है मैम। अभी हम कुछ ओपन तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर भाजपा। ये एक जबरदस्त बात रही है, ये एक महत्वपूर्ण विश्लेषण रहा कि भाजपा जो फाइट में सबसे आगे होनी चाहिए थी, इतना कुछ होने के बाद जंगल राज की तमाम कहानियां मंचों से मोदी ने याद दिलाई कि आपको नहीं पता तो आप अपने घर के लोगों से पूछ लीजिए
लीजिए कि जंगल राज क्या होता था। तो इन चीज़ों के बाद तो अब बीजेपी पहले नंबर पे होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मैजिक हर जगह काम आ जाता है। लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और पॉलिटिकली बहुत मेच्योर है, इसीलिए इस तरह की कपोल कहानियां मुद्दे पे नहीं है। मुद्दे में अगर है तो रोजगार है, पलायन है, बिहार का विकास है, बिहार का भविष्य है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। और ऐसे ही बिहार की कवरेज हमारे चैनल पर देखते रहिएगा। जय हिंद।